पूजा जी बहुत ही ज्ञानवर्धक भाषण रहा और ये बात सही है जो आपने जो कहा है शब्दों के झमेले में नहीं जाना है, उनको सामाजिक स्वीकार्यता देनी है। लेकिन आजकल कुछ हो रहा है ऐसा, क्योंकि आपने जो लक्ष्मी नारायण जी का जिक्र जो किया है, उनकी उपलब्धि ही सभी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने जितना संघर्ष, उनके वो आत्मकथा में जितना संघर्ष उन्होंने झेला है, वो भी अभी चर्चा का समय है, वातायन खुला है चर्चा का। हमारे यहाँ काफी शोधार्थी है और आपके रचनाओं पर और किन्नर, मतलब ये जो किन्नर हो या विजेजरा हो, जो जो उनके अधिकारों के, मतलब मानव अधिकारों के संबंध में बहुत सारे शोध चल रहे हैं। तो उनके लिए मैं ये वातायन छोड़ रही हूँ। तो वे पूछेंगे, अगर ये जो बीच में अगर शब्द नहीं आ रहे तो मैं सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप इस मैसेज बॉक्स में आपका जो क्वेश्चंस लिखे तो भी हम नीरजा जी तक पहुंचाएंगे। तो एक एक करके पूछ लीजिए, अगर शब्द में कोई गड़बड़ी आ रही है तो आप मैसेज बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, अब चर्चा की बारी है। नीरजा जी नमस्ते। नमस्कार। हेलो सुमा जी, सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ हाँ, बताइए। सुनाई दे रही है। हेलो। हाँ हाँ। हाँ। हाँ नीरजा जी, आपका व्याख्यान काफी इंफॉर्मेटिव रहा। ये ऐसा विषय है जितना ज्यादा जानेंगे उतना ही कंफ्यूजन होता जाता है। मैं बस एक बात पूछना चाहती हूँ, आप जैसे भारतीय संदर्भ में हम उसे हिजड़ा जो टर्मिनोलॉजी हम देते हैं, व्यापक रूप से देखा जाए तो उसे लेस्बियन गेस उसे क्या कहते हैं, जैसे हिंदी में भारतीय देखिए, बहुत अच्छा की प्रश्न बात आपने है, किया है। गेस का अलग इसमें हो, उसमें हिंदी हाँ, में आप क्या हेलो कहेंगे? हेलो हेलो। हाँ, ये जो आपने ये जो प्रश्न किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये विषय, ये पक्ष छूट रहा था मेरा, और लेक्चर काफी लंबा हो गया था, इसलिए इसको छोड़ दिया। आपने प्रश्न में ले लिया, बहुत अच्छा किया। देखिए, जब थर्ड जेंडर के बारे में कुछ, जो मूल रूप से थर्ड जेंडर के लोग हैं, हिजड़ा समुदाय के लोग हैं, तृतीय जिनकी समस्याएं हैं, प्राकृतिक रूप से जो लैंगिक विकृति है उनके भीतर, प्राकृतिक रूप से जो अभिशप्त हैं, थर्ड जेंडर में केवल उन्हीं को हम रख सकते हैं, क्योंकि वो लैंगिक रूप से विकृति की बातें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। वो लैंगिक रूप से परेशान है, विडंबनाग्रस्त हैं। लेकिन लेस्बियन, होमोसेक्सुअल, बाइपोलर, या जो कुछ भी अभी एलजीबीटी का कॉन्सेप्ट आया है, वो सबको उठा के उन लोगों ने इसी समूह में रख दिया। ये इस जो प्राकृतिक रूप से अभिशप्त लोग हैं, इनके साथ हम लोगों ने एक अन्याय कर दिया। एक अन्याय इस तरह से किया कि इनको, जब ये संख्या में कम है, तो इनको हम जल्दी मुख्य धारा में शामिल कर सकते हैं और इनके लिए हम कुछ कर सकते हैं समाज में। लेकिन लेस्बियन, होमोसेक्सुअल, आप सब जानते हैं कि लेस्बियन जो स्त्री का स्त्री के प्रति आकर्षण होता है उसको लेस्बियन कहते हैं। होमोसेक्सुअल वो है जो पुरुष का पुरुष के प्रति दैहिक आकर्षण होता है। तो क्या आप इसको प्राकृतिक रूप से कोई विकलांगता मानती है, लेस्बियन और होमोसेक्सुअलिटी को? नहीं, वो प्राकृतिक विकलांगता नहीं है। वो आप किसी का एक स्वभाव या मनोवैज्ञानिक नीड जिसको कहेंगे, साइकोलॉजिकल नीड, उनकी एक प्रवृत्ति है। तो वो प्रवृत्ति को हम उठाकर किसी विकलांगता की श्रेणी में नहीं रखेंगे। वो किसी का अपना शौक हो सकता है, किसी की अपनी आदत हो सकती है। जैसे किसी की आदत होती है कि वो बहुत विरक्त भाव से रहता है, ऐसे ही किसी की आदत हो सकती है कि वो स्त्री में आकर्षण रखती हो, कोई स्त्री, कोई पुरुष पुरुष में रहता। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो हम छात्रों के सामने बहुत एक्सपोज होकर नहीं कह सकते। लेकिन ये जो एलजीबीटी का कॉन्सेप्ट है, ये टोटली गलत है, क्योंकि ये तो इन लोगों के, ये लोग बेचारे उसमें फिर से दब जाएंगे। मेन स्ट्रीम में जिनको ले आना है वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाएंगे, उसमें तमाम तरह के लोग और भी जुड़ जाएंगे। हमको अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो लेस्बियन की अलग करें, होमोसेक्सुअल की अलग करें, सारे लोगों की अलग करें। और ये जो थर्ड जेंडर है, ये जो हमारे तृतीय प्रकृति समुदाय के लोग हैं, इन लोगों की प्रॉब्लम एक प्राकृतिक प्रॉब्लम है। क्रोमोसोम के असंतुलन के कारण पैदा होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग लेस्बियन और होमोसेक्सुअल नहीं पैदा होते हैं क्रोमोसोम के असंतुलन के कारण। हो सकता है आगे
आने वाले समय में वैज्ञानिक कोई ऐसा टीका निकाल ले, वैक्सीन निकाल ले, जिससे कि गर्भावस्था में ही पता चल जाए कि ये बच्चा थर्ड जेंडर का होने जा रहा है, तो उसमें ऐसा ना होने पाए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई वो दवा या कोई ऐसा वैज्ञानिक खोज नहीं है जो इनके भीतर स्त्री का हार्मोन या पुरुष का हार्मोन, जो कुछ भी अंदर उनके ऑर्गन होता है, उस तरह का हार्मोन वो चेंज कर पाए। अभी हार्मोनल चेंजेस या हार्मोनल एनालिसिस की जो टेक्नोलॉजी है हम लोगों की, इतनी विकसित नहीं हो पाई है। अदरवाइज ये थर्ड जेंडर के लोग, हो सकता है आगे चलकर इस तरह के बच्चे पैदा ना हो, हम कुछ इतने विकसित हो जाएं। लेकिन लेस्बियन और होमोसेक्सुअल को हम, मेरा जो मानना है कि इसमें हम नहीं शामिल कर सकते। शायद आप लोग भी इससे सहमत होंगे। थैंक यू नीरजा जी। हेलो थैंक यू नीरजा जी, जी। मेरा एक संशय है। आपने हाँ, जो स्यूडो कर्मा प्रोडक्ट के बारे में कहा है, और हाँ, ऐसा है तो हम लिंग पर परिवर्तन करके उसे असली पुरुष या असली स्त्री बना सकते हैं ना? फिर क्यों हिजड़ा के समुदाय में उसे शामिल करने की जरूरत क्या है मैम? नहीं, कई बार होता है, जैसे ये तो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि इस व्यक्ति का लिंग परिवर्तन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तभी उसकी सहमति से, उसके माता पिता की सहमति से वो परिवर्तन कर सकता है। कई बार जैसे होता है कि अगर अंदर वो स्त्री का ऑर्गन है, बाहर पुरुष का ऑर्गन, आपने एक दो कहानियां भी सुनी होंगी कि स्त्री तन में फंसा पुरुष तन में फंसा स्त्री मन, है ना? तो इस तरह के जो सूडो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, उनमें कभी कभी लिंग परिवर्तन किया जा सकता है, वो भी बहुत कुशल डॉक्टर से सलाह लेने के बाद, और उस बच्चे की सहमति के बाद, और उसके माता पिता की सहमति के बाद। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार वो सक्सेसफुल हो जाए। तो इसलिए वो उसमें स्यूडो हर्माफ्रोडाइट इसीलिए उनको कहा जाता है, क्योंकि वो 14-15 वर्ष के हो जाएंगे तब पता चलता है ना कि उनके अंदर तो ऑर्गन कुछ और है, बाहर से वो कुछ और है, पुरुष दिख रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ऐसा मुझे डॉक्टरों ने बताया। डॉक्टरों से जब मैंने इंटरव्यू किया इन लोगों के बारे में, तो ये सारी बातें पता चली। क्योंकि एक साहित्यकार मेडिकल की भी चीजें नहीं जान सकता, थाने और पुलिस स्टेशन की बातें भी नहीं जान सकता, मुझे तो रिसर्च करना पड़ा घूम घूम के। नीरजा जी, दो प्रश्न इसमें चैट बॉक्स में आई है, मैं वो पढ़ूंगी। एक तो चंद्रा सुनील ने जो पूछा है, वो पूछ रहे हैं कि ये किन्नर शब्द का उद्भव कहाँ से आया। हमारे यहाँ केरल में किन्नर मतलब जो देवेंद्र के सभा में उपस्थित लोग हैं। आपको इसके बारे में पहली जानकारी कहाँ से मिली? एक प्रश्न ही है। और दूसरा बिल्कुल प्रश्न बिल्कुल। इसके साथ साथ मैं पढ़ूंगी, शायद आप बता सकते हैं साथ साथ। हिजड़ा और ट्रांसजेंडर, इनमें अंतर क्या है? ट्रांसजेंडर और हिजड़ा एक ही है या दोनों में अंतर है? कृपया, ये दो प्रश्न है। पहले किन्नर शब्द की देखिए, उत्पत्ति। पहले हाँ, किन्नर किन्नर तो किन्नर को जब जैसे उन्होंने अपने ही प्रश्न में जवाब भी दे दिया कि उनके यहाँ केरल में देव योनि के लोग माने जाते हैं, है ना? और वही बात मैंने भी कही कि शब्दकोशों में किन्नर जो है देव योनि की जाति है। और यही बात राहुल सांकृत्यायन ने भी लिखी है किन्नर देश की यात्रा में, कि ये देव योनि के लोग होते हैं, बहुत सीधे साधे होते हैं, सांस्कृतिक रूप से बहुत संपन्न होते हैं। तो उनके इस किन्नर शब्द के अर्थ का समाधान पहले भी मैंने कर दिया, राहुल सांकृत्यायन जी ने भी कर दिया, और स्वयं जिसने प्रश्न किया उन्होंने भी कर दिया कि केरल में ऐसा है। तो यहीं पर आके बात समाप्त हो जाती है कि किन्नर आप नहीं कह सकते थर्ड जेंडर को, ठीक है? और उनका अगला प्रश्न क्या था? किन्नर शब्द की भी उत्पत्ति कैसे? दूसरा प्रश्न है कि हिजड़ा और ट्रांसजेंडर दोनों में कोई अंतर है या दोनों ही? नहीं, लगभग दोनों एक ही माने जाते हैं। इंग्लिश और हिंदी का फर्क है। तो ट्रांसजेंडर उधर है, और जैसे हमने कहा कि स्त्री पुरुष, और जो स्त्री और पुरुष दोनों नहीं है, दोनों ही जेंडर नहीं है, वो थर्ड जेंडर है या तृतीया प्रकृति है। तो वो ही इंग्लिश में कहा गया
कि इन दो जेंडर, जो दो प्रोमिनेंट जो जेंडर हैं स्त्री और पुरुष के, इन जेंडर के बियॉन्ड जो ट्रांसजेंडर, ठीक है, इन दोनों जेंडर से नीरजा जी आपकी आवाज नहीं आ रही। शबाना। मैं पूछ लूंगी टीचर। हाँ ठीक है। केवल अंग्रेजी और हिंदी। हेलो, आवाज आ रही है? मुझे सुन सकती हो? हाँ, अब हाँ ठीक है। सुनाई दे रही है आवाज। हाँ जी, बताएं। दूसरा प्रश्न किसी और का भी था। हाँ सुमा जी। हाँ प्रसन्ना जी आप बोलना चाहती है तो अभी बोल लीजिए। मैं बोलना चाहती हूँ, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ यही कि आप तो या किन्नर साहित्य पर रिसर्च किया है, आप उन लोगों से हमेशा अक्सर संपर्क में रही, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए और संविधान के तहत इन्हें कुछ अधिकार दिए गए, और इसके बावजूद अब उन्हें हमारे आवेदन पत्रों में भी देखा जाता है मेल, फीमेल और अदर्स दिखाई देता है। तो इस प्रकार समाज में कुछ परिवर्तन अवश्य आ गया है। मैं पूछती हूँ कि उनकी जिंदगी में क्या इसका या एक दृष्टिगत होता है या नहीं? उनके जीवन में भी नो डाउट कि बहुत परिवर्तन आया है या इस प्रकार के ऑर्डर के बाद। हाँ हाँ हाँ। और आपने देखा होगा कि कुंभ जब लगा हुआ था प्रयागराज में, तो वहां पर एक किन्नर अखाड़ा बनाया गया, महामंडलेश्वर। तो ये धार्मिक रूप से जो स्वीकार्यता है, वो ये इंगित करती है कि समाज उन्हें स्वीकार कर रहा है। यदि धर्म ने स्वीकार कर लिया, राजनीति ने स्वीकार कर लिया, तो अब धीरे धीरे समाज में भी उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। वो खुद भी अपनी बातें लेकर आगे आ रहे हैं। हेलो। हाँ ठीक है मैं। और कोई हेलो। है प्रश्न पूछने के लिए? सुमा जी, क्या मैं एक प्रश्न पूछूं? हाँ हाँ पूछ लीजिए। नीरजा जी नमस्ते। नमस्ते। तो मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपको इन थर्ड जेंडर के लोगों से सीधा संबंध है, सीधी जानकारी है। तो जैसे हमारे समाज में स्त्री और पुरुष है, और हम अपने समाज को पुरुष वर्चस्ववादी समाज कहते हैं, क्या वहां भी इन लोगों के बीच में भी कोई माने कुछ में स्त्रीत्व की कमी है तो कुछ में पुरुषत्व की कमी है, यानी कुछ पुरुषत्व बहुत अधिक रखने वाले हैं, तो क्या वहां भी इस प्रकार का कोई वर्चस्ववाद है? नहीं, वहां वर्चस्ववाद कोई नहीं है, वहाँ सभी बराबर हैं। और यहाँ तक कि आप जानेंगे कि जो मान लीजिए हिंदू परिवार से कोई थर्ड जेंडर का व्यक्ति उस कम्युनिटी में जाता है, तो वहां पर उसके आने पर उसका एक अभिनंदन किया जाता है, अनुष्ठान करते हैं लोग, और एक आयोजन होता है। उसमें जो गुरु होता है, गुरु ही उन लोगों के समुदाय में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, जिसकी आज्ञा के बिना वो कुछ भी नहीं करता। तो गुरु जो है, उसका बाकायदे जो नया सदस्य आया हुआ है, उसको हाथ में लड्डू देकर, उसको दूध पिलाकर गिलास से, और उसका स्वागत किया जाता है अपनी कम्युनिटी। और फिर उससे पूछा जाता है कि तुम किस धर्म का नाम लेना चाहते हो, किस धर्म को अपनाना चाहते हो। तो कई बार होते हैं कि वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी छिपाने के लिए, अपना जो ओरिजिनल परिचय है उसको छिपाने के लिए किसी दूसरे धर्म का नाम, किसी दूसरे धर्म की स्वीकार्यता वो अपनी बता देते हैं कि मैं इस्लाम रहूंगा, या मैं हिंदू धर्म रहूंगा, या मैं जो हूँ वही रहूंगा। तो वहां पर उनका एक नया नामकरण होता है उस समुदाय में जाने के बाद। ये उनके यहाँ की प्रथा है। और फिर सभी लोगों को सामूहिक रूप से बेसरा माता की पूजा करनी होती है, देवी है उनकी। इसके अलावा वो सब फ्री होते हैं अपने अपने धर्म को मानने के लिए। और वहां पर कोई पुरुष वर्चस्ववाद की बात नहीं है,
क्योंकि वहां पर पुरुष और स्त्री दोनों ही समान रूप से देखे जाते हैं। जो पुरुष है वह भी स्त्री वेश धारण करता है, जो स्त्री है वह भी पुरुष वाली भाषा बोलती है। मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, और पहनी होंगी साड़ी। तो वहां पर इस तरह का कोई द्वंद, इस तरह का कोई भेद नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद नीरजा जी। जी सुमन जी। सुनेरा अंबर ने लिखा है, आज कुछ लोगों ने अपने आप को किन्नर का रूप धारण करके पैसा लूट रहे हैं, उस पर अपना विचार देखिए। बिल्कुल, बहुत सही। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि कुछ लोग थर्ड जेंडर के नाम पर, हिजड़ों के नाम पर हिजड़े बन बन के पैसे वसूली करते हैं। तो इससे क्या हुआ है कि दोहरी मार पड़ी है। जो ओरिजिनल हिजड़े हैं, जो तृतीया प्रकृति के सचमुच के अभिशप्त लोग हैं, उनकी रोजी रोटी और उनकी जो इमेज है, जो उनकी छवि है, उस पर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगा है। और ये कार्य कर कौन रहा है? ये जो थोड़े असंस्कारित, थोड़े अशिक्षित जो युवा वर्ग के बच्चे हैं, ये जो निम्न वर्ग के जो लड़के हैं, युवा हैं, है कि दाढ़ी और उसमें नशेड़ी होते हैं, नशाखोर होते हैं, अधिकांश उसमें बेरोजगार होते हैं, अशिक्षित होते हैं। तो उनको लगता है कि ये बहुत आसान सा तरीका है मांगने खाने का। तो इसने भी उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है। और नो डाउट कभी कभी हिजड़े भी मजबूर होते हैं मांगने के लिए। कभी कभी हिजड़े मजबूर होते हैं, उनका जो जीवन यापन है वो अगर ठीक से नहीं चल रहा है, तो उनके यहाँ ये मना होता है कि जिस शारीरिक संबंध के लिए आपको प्रकृति ने ही नहीं बनाया, वो कभी कभी होमोसेक्सुअल हो जाते हैं कुछ पैसे पाने के लिए। जो नॉर्मल पुरुष होते हैं वो उनके साथ संबंध बनाते हैं और बदले में उनको कुछ पैसे देते हैं, जिससे वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये तमाम तरह की विडंबनाएं इस कम्युनिटी के साथ भी लगी हुई हैं, जिन पर हम लोगों को ध्यान देना। नीरजा जी, आप सुन रहे? हाँ, मैं आपका जो प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा लगा, आकर्षक और सरल ढंग से आपने एक नई जानकारी, जैसे आपने वो साइंटिफिक ढंग से आपने दो रूपों में उसका नाम भी जैसे नाम, जैसे मैं बहुत कम ही शोधार्थी मेरे साथ ये काम कर रहे हैं थर्ड जनरल, उन्होंने बहुत सारी बातें लेके आते हैं, लेकिन इस तरह का जो नई जानकारी आपसे मिली, मेरे लिए वो ज्ञानवर्धक ही रहा। मैं आपके जो चर्चा के दौरान मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया, जैसे आप सुन रही है ना, आवाज कट रही है बीच में। हेलो, हाँ, हेलो, सुन रही है? हाँ, जैसे आपने बताया कि उनके समूह में किसी धर्म को अपनाकर जीने की आजादी उनको है, सही है ना? हाँ, तो मेरा मतलब उनके समूह में विभिन्न धर्म को मानने का आचरण करने वाले लोग एक साथ ही रहते हैं। तो तो मैं मानता हूँ कि ऐसा है, तो हमारी जो धर्म निरपेक्षता की जो भावना है सचमुच उनके समूह में ही विद्यमान है। हम जैसे जो बाकी नागरिक है यहाँ के, तो वर्तमान समाज में भी ये प्रासंगिक है मेरा ये सवाल कि मेरा जो भावना जो है वर्तमान समाज में भी प्रासंगिक है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, जहाँ जो है धर्म निरपेक्षता की जो भावना है, जो संविधान में भी लिखा है, उसका कोई मायना नहीं है, उसको कोई महत्व नहीं देते हैं। तो हमें उससे सीखना चाहिए। तो हमसे बेहतर है वे लोग, ऐसा ही मुझे आपके भाषण से मुझे ऐसा ही लगा। हमें भी यही लगा कि वो बहुत सारी चीजें हम लोगों को उनसे सीखनी चाहिए।
जैसे बहुत मतलब उनके पास कोई लोभ नहीं है, उनके पास धन संग्रह का कोई कारण नहीं है कि मेरे पुत्र के काम आएगा, मेरे पौत्र के काम आएगा। ठीक है। और ऐसे ही वो बहुत ईमानदारी के साथ कोई काम करते हैं। उनके आपने कहीं कोई रिकॉर्ड में पुलिस स्टेशन पर नहीं देखा होगा कि या किसी हत्या के केस में ये जल्दी पकड़े गए। अब 2-4-6% की बात हम लोग नहीं कर सकते कि कौन किस परिस्थिति में किसने क्या अपराध किया, लेकिन जनरली आप नहीं पाएंगे कि वो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। ये भी नहीं है कि जैसे आप जैसे लोगों की जो हेलो सुमा जी, एक मिनट। तो आपके जैसे बहुत सारे तीसरे लिंग से संबंधित बहुत उपन्यास है, कहानी है, कविता, ये सब पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि लेखक अपने खुद अनुभवों के आधार पर ही लिख रहे हैं। जैसे अन्य साहित्यिक रचनाएं हैं उसमें उस तरह की जो गंभीरता नहीं है, चाहे वो लिखने वाला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का ही नहीं है। तो आपका विचार क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी बातें जो है तो उनके गहराई में उतर कर ही वे लोग लिखते हैं। तो मतलब जो कि बहुत खोजबीन और शोध करने के बाद ही आप लोग इस तरह की रचना करते हैं। आपकी विचार क्या है? जहाँ तक मेरा अपना लेखन है, मैं बिना तथ्यों की पड़ताल किए, और जैसे बहुत सारे लोगों के लिए ये अब समस्या बन गई है कि उन्होंने किन्नर शब्द का प्रयोग करते हुए अपनी पूरी कृति तो रच डाली, लेकिन जब ये होना शुरू हुआ कि भाई किन्नर शब्द ही गलत है, तो अब उनके सामने समस्या आ गई। यदि वो पहले ही पड़ताल करके और तथ्यों के साथ जानकारियां इकट्ठा करने के बाद लेखन शुरू करते, समस्या ना आती। लेकिन एक फैशन के चलते अगर हम कोई काम दौड़ में करने लगे तो शायद वहीं पर आके दिक्कत होती है। हमें लेखन करने से पूर्व, जैसा मेरा अपना विचार है और स्वभाव है कि लेखन से पूर्व मैं जिस भी विषय पर लिखने जा रही हूँ, पहले उसके पूरे कम्युनिटी के बारे में, उसके कल्चर के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, रिचुअल्स के बारे में पहले हमें जानकारी इकट्ठा कर लेनी चाहिए। फिर जब हम उसमें का एक पात्र बनकर अपने आप को देखेंगे और लिखेंगे, तब शायद सही चीज आ पाएगी। इसका असर तो आपकी रचनाओं में भी है, इसकी असर भी आपकी रचनाओं में भी है। धन्यवाद। आगे प्रश्न सीमा दास की तरफ से है। तृतीय लिंगीय समुदाय अतीत से वर्तमान तक के इतिहास की सीमा को पार करती नजर आ रही है। इस दृष्टि से इनकी भाषा के संदर्भ में क्या कहेंगे? एवं एक और प्रश्न उनकी ओर से, इनके मानसिक अंतर्द्वंद के कारण को किस रूप में प्रकट करना चाहेंगे? मानसिक अंतर्द्वंद को प्रकट हम कहाँ करने चाह रहे हैं, पहले तो ये विचार करना है। हम साहित्य के प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं कि हम किसी राजनीतिक मंच पर कर रहे हैं उनके अंतर्द्वंद को? तो अंतर्द्वंद है, वो जो अंतर्द्वंद झेल रहा है वो ज्यादा अच्छे से प्रकट कर पाएगा। साहित्यकार या कवि, उसके पास एक होती है, कहा जाता है कि दैवीय प्रतिभा, छठी इंद्रिय, जिसके कारण वो पर काया प्रवेश करता है और उसके सुख दुख को अनुभव करता है, फिर उसको लिखता है। तो साहित्यकार भी कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद को उसके चित्रित करता है। लेकिन हम अगर ये सोचें कि समाज का कोई भी व्यक्ति उनके अंतर्द्वंद को समझ जाएगा या चित्रित कर देगा या राजनीतिज्ञ चित्रित कर देगा, तो हमें लगता है कि थोड़ी कठिनाई होगी। अंतर्द्वंद को या तो वह व्यक्ति जो भोग रहा है वह स्वयं प्रकट करेगा, या फिर जो साहित्यकार है, जो एक संवेदनशील हृदय रख रहा है, जो परकाया प्रवेश करने की क्षमता रखता है, वो उसके अंतर्द्वंद को चित्रित कर पाएगा। तो प्लेटफॉर्म कौन सा है ये देखना पड़ेगा हम लोगों को, लेकिन उनको ले आना है मुख्य धारा में। ये हम सबका प्रयास होना चाहिए, पूरे समाज के लोगों का। जी। डॉक्टर वीणा प्रसाद की तरफ से प्रश्न है, ये लोग धर्मावलंबी है या नहीं, आस्तिक है या नास्तिक? आस्तिक है, ये बहुत ही आस्तिक है। और हम लोगों की तरह से किसी एक धर्म को लेकर कट्टरता की हद तक जाकर मारपीट और उन्माद भड़काने वाले नहीं हैं। ये इनके कम्युनिटी में जाते ही ये लोग स्वयं ये लिबर्टी देते हैं, ये उदार हृदय होते हैं, और कि
तुम कौन से धर्म में अपने को रखना चाहते हो, तुम्हारा नाम क्या रहेगा, उनसे पूछा जाता है। जैसे हमने यमदीप उपन्यास जो लिखा, उसमें जो हिंदू बच्ची होती है नंदरानी, जब वो भाग के 14-15 वर्ष के बाद अपने घर से भाग के और इस कम्युनिटी में आती है, तो वहां पर वो अपना नाम नाज बीबी रखती है, ताकि उसके माता पिता का नाम जो है वो बदनाम ना होने पाए, लोग जाने ना कि इस बस्ती में नंदरानी रहती है, तो वो अपना नाम नाज बीबी रख लेते हैं। तो इस तरह से उसको ये वहां पे उस कम्युनिटी में फ्रीडम है कि आप जो हैं वही बने रहना चाहते हैं या आप अपना नाम बदल देना चाहते हैं। तो कहीं कोई जो संकुचित सोच है, धार्मिक उन्माद या कट्टरता उन लोगों के भीतर कभी नहीं रही है। और एक जब गुरु से उनके हम बात कर रहे थे, तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि बेटी न हिंदू बन के भगवान के यहाँ से पैदा होता है, जनेऊ वो यहाँ आकर पहनता है तब वो हिंदू बनता है, ऐसे ही मुसलमान भी सामान्य पैदा होता है, उसको मुसलमान बनाया जाता है धरती पर आने के बाद। यानी हिंदू और मुसलमान या दूसरे धर्मों के लोग अपने किसी चिन्ह से हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन बनते हैं, वास्तव में तो वो ईश्वर के यहाँ से, प्रकृति से वो एक इंसान बन के पैदा होते हैं। ये कितनी बड़ी बात थर्ड जेंडर के गुरु ने कही, और इस छोटी सी बात को हम आप सभ्य समाज के लोग समझ नहीं पाते कि हम सब एक ही ईश्वर के बनाए हुए संतान उनकी हैं, मनुष्य जाति हैं, हमने अपने आप को यहाँ खांचों में बांट लिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। ईश्वर तो वो एक ही है। ओके।